Hello my dear students. So let's start with our next topic, which is a topic number 7.8, equilibrium of a rigid body. Ready? Pay attention. Suppose you are having a rigid body like this. And this body is neither performing a linear motion nor performing a rotational motion. वो लीनियर मोशन या रोटेशन मोशन कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहा. ठीक है. Let's talk about the condition number 1. It is not performing a linear motion. Cross means not performing. If it is not performing the linear motion, that means the total forces acting on this object is 0, or there are no actually forces. दो मीनिंग हो सकते हैं, या तो इस पे कोई फोर्सेस है ही नहीं, और अगर फोर्सेस लग रहे तो सारे फोर्सेस का एडिशन हो रहा है 0. Suppose it is not also performing any kind of rotational motion. That means total torque acting on the body is 0. Or second possibility is that there is not actually any torque on it. Ready? So if it is not performing the linear motion, that means मान लो ऐसा कहते हैं कि भाई इस पे एक फोर्स यहाँ लग रहा है, सपोज कि F1, एक लग रहा है यहाँ पे F2 और दूसरा यहाँ पे लग रहा है F3. So according to this condition, force F1 plus force F2 plus force F3 and addition of these three will always 0. और हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, मतलब टॉर्क वाले लेक्चर में, कि फोर्स से ही ऑब्जेक्ट गोल घूमेगा, एंड इफ ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन दैट मीन्स देयर इज अ टॉर्क. फोर्स है तो ही टॉर्क लगेगा, इसलिए टॉर्क का फॉर्मूला था R क्रॉस F. अब फोर्सेस है तो ऑब्वियसली टॉर्क्स भी होंगे, बट गोल नहीं घूम रहा, मतलब पहला फोर्स जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है होगा टाउ 1, दूसरा फोर्स जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो है टाउ 2, और तीसरा जो प्रोड्यूस कर रहा है वो है टाउ 3, और इन सबका एडिशन क्या हो जाएगा 0. ठीक है. सो दिस इज द कंडीशन व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज नॉट परफॉर्मिंग लीनियर मोशन. तो ये कंडीशन यूज करेंगे जिसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज इन लीनियर इक्विलिब्रियम स्टेट. कौन सा स्टेट है? लीनियर इक्विलिब्रियम. एंड ऑब्जेक्ट इज नॉट परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन, तो ये कंडीशन यूज करेंगे. इट इज सेड टू बी रोटेशनल इक्विलिब्रियम. It is said to be rotational equilibrium. Ready? चलो. Now let's understand in detail by using very common example, very easy example. Suppose I am having a rod. Suppose I am having a rod. ये थियोरी जो टेक्स्ट बुक में लिखी है उसमें से पढ़ने जाओगे तो पागल हो जाओगे. मैं आपको जितने भी टॉपिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे बस उतने दिमाग में बिठा ही लेने हैं, है ना, यही याद रखना है बस. नाउ सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ योर ऑब्जेक्ट, योर रॉड हैविंग एंड्स A and B.
one force acting in this direction, say it is F, another force is also acting in this direction, say F. Ready? ये पेन, like our rod, this is the point A, this is the point B. Now imagine कि अगर मैं दोनों साइड से सेम फोर्स सेम डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट नीचे आएगा. क्या लिखेंगे इसके बारे में? हियर both the forces are acting in same direction, hence total force cannot be zero. क्योंकि फोर्सेस, टोटल फोर्सेस जीरो कब होंगे? अगर फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये पेन को मैं यहां से खींचूं और इससे यहां पे खींचूं तो टोटल फोर्स जीरो होगा. यहां पे टोटल फोर्स नॉट इज इक्वल टू जीरो. टोटल फोर्स जीरो नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करेगा. अब गोल घूमेगा कि नहीं? प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या कहता है? इफ आई एम पुशिंग बाय द फोर्स इन डाउन साइड, ऑब्वियसली गोल नहीं घूमेगा. बट हाउ कैन आई डिराइव इट मैथमेटिकली? सो उसके लिए हमें टॉर्क का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. टॉर्क मैंने क्या बोला था? टॉर्क मीन्स वैल्यू ऑफ फोर्स इनटू perpendicular distance of work line of force from origin. ठीक है, चलो अब ये पहला फोर्स है. ठीक है, अब पहला फोर्स है तो ऑब्वियसली कि ये टॉर्क लगाएगा. मान लो कि ये टॉर्क कितना है, तो ये फोर्स का टॉर्क है टाउ. अब क्या है फॉर्मूला? वैल्यू ऑफ फोर्स. फोर्स की वैल्यू कितनी है? एफ. और ये सेंटर है तो ऑब्वियसली दोनों का डिस्टेंस बुक में दिया हुआ है ए ए. सो वैल्यू ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वर्क लाइन ऑफ फोर्स. फोर्स की वर्क लाइन मतलब ये फोर्स के वेक्टर को ऐसे लंबा ड्रॉ कर देने का, तो ये हो गया फोर्स का वर्क लाइन. वर्क लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ए. तो ये फोर्स की वजह से इतना टॉर्क लगेगा. ठीक है, सेम लाइक दैट ये फोर्स की वजह से कितना टॉर्क लगेगा? सो देखो अगेन वैल्यू ऑफ फोर्स विच इज एफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स वर्क लाइन, ये उसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्वियसली ए होगा. अब साइन देखेंगे, दोनों पॉजिटिव रहेगी या दोनों नेगेटिव रहेगी. सो देखो ये तो हमें पता है कि भाई फोर्सेस को अगर इसमें लिखना है साइन से प्लस और माइनस में, तो क्या बोला था कि जो फोर्सेस अगर ऐसे जा रहे हैं उसको प्लस ले लो तो ये वाले फोर्सेस को माइनस ले सकते हैं. जैसे कि ये नीचे आ रहे हैं वो फोर्स को अगर मैं पॉजिटिव ले लूं तो F1 प्लस F2. नीचे वाले डाउनवर्ड फोर्सेस को अगर मैं पॉजिटिव डिनोट कर रहा हूं तो अपवर्ड फोर्स को क्या डिनोट करना पड़ेगा? नेगेटिव. दैट इज अ जीरो. अगर टोटल फोर्स जीरो है तो ऐसा लिख सकेंगे. बट टॉर्क में अलग मेथड लानी पड़ेगी. फोर्स तो बहुत इजी है, ये फोर्स प्लस ये फोर्स माइनस, ये फोर्स प्लस सो ये फोर्स माइनस. ठीक है, ये ऊपर जा रहा है फोर्स प्लस सो डाउनवर्ड फोर्स इज माइनस. टॉर्क में क्या होगा? टॉर्क में पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा? मान लो कि ये फोर्स की वजह से ये फोर्स का टॉर्क ले रहे हो. अगर ये ऑब्जेक्ट को तुम ऐसे फोर्स अप्लाई करोगे, ये ऑब्जेक्ट को अगर ऐसे फोर्स अप्लाई करोगे तो ऑब्जेक्ट ऐसे गोल घूमेगा. कैसे गोल घूमेगा ये ऑब्जेक्ट?
नीचे फोर्स अप्लाई करूंगा तो ऐसे, मीन्स मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे गोल घुमा, मतलब ये क्लॉकवाइज घुमा। सो क्लॉकवाइज टॉर्क इज नेगेटिव, ये नोटेशन है, ये याद रखना है। फिर से ये ऑब्जेक्ट है, अब ये फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट ऐसे घूमा। सो ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये ऑब्जेक्ट को आप अच्छे से देखो, ये जो पॉइंट है वो ऐसे घूम रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज अ पॉजिटिव, है ना। तो दोनों सेम है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव हो जाएगा। सो टोटल टॉर्क क्या होगा? टोटल टॉर्क इज एडिशन ऑफ दिस टू टॉर्क्स, तो एफ ए प्लस माइनस एफ ए प्लस माइनस माइनस, तो टोटल टॉर्क हो गया तुम्हारा 0। सो मैंने बोला था ना कि अगर ये ऑब्जेक्ट पे दोनों फोर्स ऐसे ही लगेंगे तो वो सिर्फ लीनियर मोशन करेगा, रोटेशनल मोशन नहीं करेगा। दैट मीन्स दिस ऑब्जेक्ट, दिस रॉड इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, but it is not in linear equilibrium। समझ में आया? चलो अब सेम उसी के जैसा एक और एग्जांपल लेते हैं। सेम रॉड इज ड्रॉन, A B, this is the minus F and this is the प्लस F। ऑब्वियसली हमने क्या बोला था कि ऊपर वाले फोर्स को अगर प्लस ले रहे हो तो नीचे वाले फोर्स को माइनस लेना पड़ेगा, इसको प्लस लेते हो तो इसको माइनस लेना पड़ेगा। सो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? टोटल फोर्स इज 0। टोटल फोर्स इज 0 मीन्स लीनियर इक्विलिब्रियम, मतलब ये ऑब्जेक्ट कोई भी टाइप का लीनियर मोशन नहीं करेगा, रोटेशनल करेगा। दोनों तरह से वेरीफाई करेंगे। एक प्रैक्टिकली, मान लो कि ये पॉइंट को नीचे फोर्स लगा रहा हूं और ये पॉइंट को मैं ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, तो क्या होगा भाई? ये तो गोल घुमा, मतलब यहां पे टोटल टॉर्क 0 नहीं होगा। सो इट इज नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। भाई रोटेशन इक्विलिब्रियम में नहीं है क्योंकि वो गोल घूम सकता है। लेट्स प्रूव इट मैथमेटिकली। मान लो ये फोर्स की वजह से टॉर्क लग रहा है पहला T1, ये है हमारा सेंटर, एंड अगेन लाइक प्रीवियस दिस डिस्टेंस इज A, दिस डिस्टेंस इज A। So torque tau is equal to, what can I say? Torque means value of force and into perpendicular distance of this force line from center, ये हो जाएगा A। Like tau 2 is equal to magnitude of force into perpendicular distance of this A। रेडी? सो टोटल टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, ओके अब डायरेक्शन देखनी पड़ेगी ना। चलो अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स की वजह से अगर ऑब्जेक्ट घूमेगा तो कहां घूमेगा? ये वाले फोर्स की वजह से ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज वाले टॉर्क को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। तो ये मान लो कि ये हमारा पॉजिटिव है। अच्छा अब ये फोर्स की वजह से देखते हैं, तो ये फोर्स की वजह से भी ऑब्जेक्ट तो ऐसे ही घुमा, है ना। ऑब्जेक्ट इज स्टिल रोटेटिंग इन द सेम मैनर, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। सो ये भी पॉजिटिव।
So total torque tau is equal to tau 1 plus tau 2. So total torque tau is equal to Fa plus Fa. So total torque is 2Fa. यहाँ पे total torque 0 नहीं है, इसीलिए it is not in equilibrium motion. So when object is experiences two forces, when object is experiences two equal forces having same value and opposite in direction, one force is like this and one force is like this. Under the influence of these two forces, your object will perform a rotation motion, hence it is having some torque. This torque is known as a coupled torque. This torque is known as the coupled torque. So what is the value of this coupled torque? है ना, हर बार तुम इतना लंबा लंबा करेगी नहीं, एक सिंपल फॉर्मूला, कोई भी डायग्राम दिया हो, ये टोटल कपल टॉर्क की वैल्यू क्या होगी. सो जनरल फॉर्मूला ऑफ कपल टॉर्क. कपल टॉर्क तभी होता है जब दोनों फोर्स की वैल्यू सेम होती हो. ये कंडीशन याद रखना. कपल टॉर्क इज ओनली प्रेजेंट व्हेन द बोथ फोर्सेस आर हैविंग सेम वैल्यू. सो टोटल टॉर्क, कपल टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? कपल टॉर्क इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स into perpendicular distance between two work line of force. चलो, ये फॉर्मूला से कोई भी केस का आपको कपल टॉर्क मिल जाएगा. चलो, तो ये केस में देखते हैं, ये आंसर आना चाहिए ना. देखते हैं. कपल टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स, कोई भी एक फोर्स, दोनों फोर्स सेम है तो किसी एक की वैल्यू, मतलब F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू वर्क लाइन ऑफ फोर्स. ये पहली वर्क लाइन ऑफ फोर्स है, ये दूसरी वर्क लाइन ऑफ फोर्स है. दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस A प्लस A 2 है इंटू 2 है, तो आ गया F2A. F2A. रेडी? सो दिस इज द कपल टॉर्क. कपल टॉर्क के कुछ एग्जांपल्स. कार ड्राइव करते वक्त जब आप स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हैं, दिस इज द कपल टॉर्क. बुक में एग्जांपल दिया कि किसी बॉटल का अगर कैप ओपन कर रहे हो, यस इट इज अ कपल टॉर्क, है ना. तो यहां पे आपका पूरा इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी कंप्लीट होता है. जितना इजी वे में एक्सप्लेन कर सकता था, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू, है ना. टेक्स्ट बुक में से पढ़ोगे, कुछ बहुत सारी चीजें होगी जो समझ में नहीं आएगी, बट इफ यू आर रिमेंबरिंग माई दिस ऑल पॉइंट्स, इट्स माई चैलेंज कि आपको कोई भी न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, यू हैव टू ओनली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल विच इज एग्जाम्पल नंबर 7.7. शो दैट मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल मतलब कपल टॉर्क, मोमेंट ऑफ कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेकन द मोमेंट्स. मतलब मान लो कि मेरे पास दो पार्टिकल है. यह है पार्टिकल A, जिसपे मैं ये डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं -F. दिस इज द another particle B on which I am acting a force which is a plus F, obviously opposite direction है इसलिए. अब ये कह रहा है कि तुम इनका कपल टॉर्क फाइंड करो, कपल टॉर्क का फॉर्मूला फाइंड करो. ठीक है, अब कपल टॉर्क का फॉर्मूला फाइंड करो ऐसा बोल रहा है. ये जो कपल टॉर्क है, मान लो कि ये पहले फोर्स, ये फोर्स की वजह से एक टॉर्क जनरेट होगा. वो टॉर्क कौन सा है? सो टॉर्क का फॉर्मूला है R क्रॉस F
where r is the distance of particle from origin. So let's say this is the r1 vector plus, if here the force, ऑब्वियसली फोर्स है तो इसकी वजह से टॉर्क होगा, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, वेर r2 is this distance. So here we have calculated individual torques. Here we have calculated individual torque. और क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि ये जो टोटल टॉर्क है वो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए जो तुमने पॉइंट लिया है ना, वो पॉइंट से उसका कोई लेना देना नहीं है, किसका, कपल टॉर्क का, ये हमें फाइंड करना है. ठीक है, चलो एक्सप्लेन करता हूं अभी, डोंट वरी. सो टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, आप देखो सपोज कि यहां पे r1 क्रॉस f है ना, तो ये क्रॉस मैं यहां पे दे देता हूं, तो क्या हो जाएगा माइनस r1 क्रॉस f प्लस दिस स्टेप एज इट इज r2 क्रॉस f. अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, टोटल टॉर्क टाउ इज इक्वल टू r2 माइनस r1 क्रॉस f. ये मिला. ये टेक्स्ट बुक का मेथड है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं मेरे मेथड से भी एक्सप्लेन करूंगा. सो टोटल टॉर्क टाउ. अब यहां पे देखो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है हमारा ए बी. फॉर एग्जाम्पल ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ए बी. Here from the triangle law of vectors we can say AB is equal to, this AB is a displacement. So AB means final position minus initial position, we can say. Ready? So instead of this R2 minus R1, what can I do? I can place AB. So total torque tau is equal to AB cross F. So this is the formula of टोटल टॉर्क, मीन्स कपल टॉर्क. अब हमने जो कपल टॉर्क सीखा था उसमें क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स. तो दोनों फॉर्मूला, दोनों फोर्स सेम है तो कोई भी एक फोर्स ले लो, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स लाइन. तो ये दोनों फोर्स लाइन जो है, ये दोनों फोर्स लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, ऑब्वियसली ए बी डिस्टेंस ही हमारा, तो एफ ए बी आ गया. बस ये वेक्टर फॉर्म में है. सो हियर आई हैव प्रूव्ड दैट द कपल टॉर्क इज हैविंग नो रिलेशन विद द ओरिजिन. ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला है. ठीक है, चलो नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. For this concept, here the another example is given. Say this is the rod and it is balanced by this point. Here one force is acting downward, let's say this is the F1, and one force is here downward, say F2. This is the reaction force, chapter number 5 R. This distance is D1 and this distance is D2. Ready? This kind of system is known as a lever. This is a system known as a lever. Here F1 is known as a load. मीन्स जो चीज को उठाना है उसको रखते हैं F1 पे, है ना. सो F1 इज अ वेट विच शुड बी लिफ्टेड, जिसको उठाना है वो है. सो ये पॉइंट से
F1 का डिस्टेंस, ये पॉइंट को बोलते हैं फल्क्रम। क्या बोलते हैं इसको? फल्क्रम। सो डिस्टेंस बिटवीन फल्क्रम एंड F1, दिस डिस्टेंस D1 इज नोन एज अ लोड आर्म। क्या बोलेंगे? लोड आर्म। हियर F2 is known as a effort. F2 is known as a effort. Effort means ये लोड उठाने के लिए जो फोर्स अप्लाई करते हैं ना, वो। सो द डिस्टेंस बिटवीन फल्क्रम एंड F2, दिस डिस्टेंस D2 इज नोन एज अ एफर्ट आर्म। ठीक है, चलो अब मान लो कि यहां पे ऑब्जेक्ट ऐसे ही फल्क्रम पे स्टेबल है, मीन्स हियर नो लीनियर मोशन। अगर कोई भी लीनियर मोशन नहीं करा तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? 0। टोटल फोर्सेस कितने हैं? तो 2 फोर्स नीचे लग रहे हैं, मान लो ये दोनों को मैं नेगेटिव ले रहा हूं, नीचे वाले फोर्स को नेगेटिव और ऊपर वाले फोर्स को पॉजिटिव। तो R पॉजिटिव है, F1 नेगेटिव है, F2 नेगेटिव है, ये टोटल फोर्सेस हो गया 0। यस, आई कैन राइट दिस इक्वेशन। और सपोज कि ये पूरा जो लीवर है वो रोटेशनल मोशन भी नहीं कर रहा, नो रोटेशनल मोशन, तो टोटल टॉर्क भी क्या होंगे? 0। अब टोटल टॉर्क 0, तो ये फोर्स की वजह से हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। तो टॉर्क का क्या होता है? वैल्यू ऑफ फोर्स और फोर्स की वर्क लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1, जो कि होगा नेगेटिव। ये फोर्स से ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा क्लॉकवाइज, तो ये टॉर्क जो है F2 इंटू D2, फोर्स की वर्क लाइन और ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टोटल टॉर्क है 0। लेफ्ट हैंड साइड को यहां पे ले जाओ तो F2 D2 इज इक्वल टू F1 D1। रेडी? इसमें से अगर मैं F2 को नीचे ले जाऊं और D1 को यहां लाऊं, D2 बाय D1 इज इक्वल टू F1 बाय F2। सो दिस इक्वेशन इज नोन एज अ मैकेनिकल एडवांटेज। क्या बोलेंगे इसको? मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू ऑलवेज होनी चाहिए ग्रेटर देन 1, और ये वैल्यू 1 हो, टू मेंटेन दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 वी हैव टू टेक D2 वेरी लार्ज एंड D1 इज अ स्मॉलर। D2 should be large than D1. So by applying small effort, you can pull up any heavy load. Ready? So this is the condition of mechanical advantage and it should be greater than 1. Ready? तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स भी खत्म हो रहा है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, सो यहां तक अगर आपको कुछ भी डाउट है, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट अप टू दिस पोर्शन, रीड ऑल द थियरीज केयरफुली, है ना। जो थियरीज मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं कि उसको बुक में से पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार देख लेना, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो मैंने जो कंसेप्ट पढ़ा है उसको दिमाग में तो अच्छे से बिठा लेना। इफ पॉसिबल यू कैन राइट ऑल द माई लॉजिक, ऑल द माई कंसेप्ट इन योर ओन वर्ड्स इन योर नोटबुक सेपरेटली, है ना। तो आपको फिजिक्स अपनी लैंग्वेज में भी आप सीख सकते हो, है ना। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।